कल जनाब प्रोग्राम में बहुत सारी बातें करेंगे आज आपसे और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में रोज़मर्रा के हवाले से होती हैं, आपके भी होती होंगी, मेरे भी बहुत होती हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि इंसान ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये वाक़ई इत्तेफ़ाक है, क्या ये एक महज़ इत्तेफ़ाक है या वाक़ई खुदा की कोई प्लानिंग है और खुदा आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा है, दिखा रहा है कि आप बता सकें, आप लोगों को एक तस्वीर इसकी खींच के दिखा सकें। अगर अल्लाह ने आपको कोई ऐसी सलाहियत दी है कि एक आप आम से वाक़ये की तस्वीर खींचकर, उसका नक्शा खींचकर, उसका खाका बनाकर इस तरह से लोगों के ज़हन में बिठा सकते हैं कि लोग उस मंज़र को ना बाकायदा सिर्फ़ सुन रहे हों बल्कि बाकायदा देख भी रहे हों, तो ये अल्लाह का एक टैलेंट होता है जो अल्लाह ने आपको अता की है। ये अल्लाह की तख्लीक की एक एक बहुत बड़ी उसकी पावर है जो उसने आपको ये एक पावर दी है आपकी, अल्लाह की ही पावर में से उसने आपको दी है। तो ये सिर्फ इसलिए तो नहीं हो सकती ना कि आप लोगों को कहानियाँ सुनाएँ, महीने के एंड पे थोड़ा बहुत पैसा उठाएँ चैनल से और फिर घर चले जाएँ, तो इसकी शायद कोई बड़ी वजह होगी और ये चीज़ें फिर आपको ज़िंदगी में साथ-साथ बताती हैं। तो कुछ इस तरह के 2-4 वाक़यात आपके साथ पिछले ये जो 1 डेढ़ हफ्ते में मेरे साथ हुए, मैं इंशाल्लाह आपके साथ प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। गपशप रहेगी, म्यूज़िक थोड़ा बहुत सुनेंगे, बाकी बातें करेंगे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना बड़ा ज़रूरी है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे लाइफ़ गोज़ ऑन ज़िंदगी में। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात भी यही है और सबसे शायद बदसूरत बात भी यही है। अच्छी बात भी यही है और बुरी बात ये है कि आपने इसको गुज़ारना है, आपने जीना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो रुक जाएँ एक पॉइंट के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आप एक पॉइंट पर जाकर कहें कि बस ठीक है, मैं तो अपनी ज़िंदगी से दस्तबरदार होता हूँ। जब तक आपकी साँस में साँस है, जब तक अल्लाह ने आपके हिस्से में ये इम्तिहान लिखा है, तो आपको इस एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे रहना है। जब अल्लाह कहेगा कि हाँ भाई आपका एग्ज़ाम खत्म, आपके सवालात खत्म, आ जाइए, बाहर आ जाइए एग्ज़ामिनेशन हॉल से, तो फिर हम सबको ही कभी ना कभी जाना है। हम सबका एक टाइम है, जैसे ही हमारे सवालात खत्म होंगे, हमारा एग्ज़ाम खत्म होगा, अल्लाह ताला हमें इस एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकाल लेंगे। सो हैविंग सेड दैट जी, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव सेफ और बताएँ सेहत, तबीयत, मामलात ज़िंदगी में कैसे हैं आपकी, क्या चल रहा है लाइफ़ में? खुश हैं, क्या हो रहा है? बताएँ, बातें करें मुझसे, गपशप लगाते हैं, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, मैं यहीं पर हूँ, गपशप करते हैं, बातें करते हैं, अच्छा करना चाहें तो अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएँगे, वहाँ पर लिखेंगे 101 स्पेस मैसेज सेंड करेंगे आप उसको 4471 पे और उसके अलावा अगर आप कॉल करना चाहें तो 051 111 000 दैट इज़ द नंबर टू डायल ऑन लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज हम ज़्यादा कॉल्स ले सकेंगे और ले भी लेंगे अगर आप कहेंगे जो आप चाहें वैसे हम करेंगे लेकिन बातें ज़्यादा हैं आज तो मुश्किल ही है कॉल्स लें बिकॉज़ जब मैं बात कर रहा होता हूँ और आप बात सुन रहे होते हैं तो थोड़ा-सा रिदम टूट जाता है जब हम कॉल्स लेते हैं। लेकिन स्टिल आपकी पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी है, वो हम कमेंट्स के थ्रू भी ले लेंगे। अगर आप फ़ेसबुक पर कमेंट करना चाहें तो www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान यहाँ पर आप जाएँगे, यहाँ पर आपको पोस्ट अपडेटेड नज़र आएगी मेरे नाम के साथ, मेरे प्रोग्राम के नाम के साथ, उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। हर करते हैं जी, बातें करते हैं। सबसे पहले आपके कुछ मैसेजेस शामिल कर लेते हैं और
दुआ करें जी आपकी मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में क्या राय है? मैं अपनी राय बहुत पहले दे चुका हूँ जी, मैं कमोबेश 2 साल पहले उनके ऊपर एक प्रॉपर सेगमेंट बनाकर आगे बढ़ चुका हूँ। अगर आप मुझे सुना करती हैं या जो लोग सुनते हैं, अगर उनमें से कोई यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे सुना करते हैं जब से मैं एक सेगमेंट किया करता हूँ या करता था, करता हूँ भी अब हम उसको ऑन एंड ऑफ करते हैं बिकॉज़ मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं वो सेगमेंट आपके लिए बना नहीं पाता हूँ उस तरह जिस तरह मैं बनाना चाहता हूँ। वैसे बात करने को तो हम कह सकते हैं जी एक चीज़ का सेगमेंट है और इस पे बात करते हैं, लेकिन वो जो प्रॉपर मैं सेगमेंट आपके लिए बनाता हूँ ना, उसमें टाइम लगता। सो वो एक चीज़ के बाद ईशान नासिर के साथ वाला जो सेगमेंट है, उसमें हम प्रॉपर उनके ऊपर एक सेगमेंट बनाकर बात कर चुके हैं और अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो शायद आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाए और आज के तनाजुर में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी शख्स ने आज के तनाजुर में बात की है, जो आजकल लोग उनके हवाले से बातें कर रहे हैं। मैं खैर इतनी एक्सट्रीम पे तो मैं कभी किसी शख्स के बारे में मैंने राय नहीं रखी है, लेकिन वो तमाम तर खदशात जो कि उस टाइम पर लोगों को नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे ज़रूर नज़र आ रहे थे। वो इसलिए नहीं कि मैं कोई साईं आदमी हूँ, मुझे वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जो लोगों को नज़र नहीं आती हैं, लेकिन इसलिए कि इंसान का एक्सपीरियंस होता है ना, ऑब्ज़र्वेशन होती है। इंसान को पता चल जाता है कि ये शख्स जिस डगर पे चल रहा है, तो मामलात जो है वो कुछ बेहतर नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो आइडियल नहीं होंगे। वो आप सेगमेंट सुन लें, आपको मेरी राय पता चल जाएगी, लेकिन अगर आप बॉटम लाइन जानना चाहते हैं, तो बॉटम लाइन मेरी इतनी है कि इल्म वही कारआमद होता है जिसमें अदब ज़रूर शामिल हो और जब मैं अपने बारे में बात करूँ, किसी और इंसान के बारे में बात करूँ, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन अदब के तकाज़े और होते हैं। लेकिन जब हम आका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से बात करें, चाहे मिसाल भी दे रहे हों, तो वहाँ पर अदब के तकाज़े यकसा मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। आई थिंक इससे बेहतर मैं इसको सम है और वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये जो दुनिया के तौर तरीके होते हैं, वो समझ में नहीं आते हैं और मुझे नुकसान भी होता है इनसे। ये जो बहुत सारी मार्केट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मुझे समझ में नहीं आती हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि ज़रा आप थोड़ा-सा गुस्से में रहें, भरम में रहें, कोई कॉल करे तो कहें कि जी मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं बात करता हूँ, अगर आप फ्री भी हों तो इस तरह की टैक्टिक इस्तेमाल करें। ये लोग करते हैं और इनसे फ़ायदा भी होता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि कोई चीज़ अगर मुझे नहीं आती तो मैं कहूँ कि इसका फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा भी होता है। मैंने फ़ायदा मिलते देखा है लोगों को और इसका नुकसान मिलते मुझे भी देखा है। लेकिन कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं। आप अगर फैब्रिकेट करने जाएँ ना तो वो आपको आपको लोगों को नज़र आ जाता है कि चीज़ जो है वो फैब्रिकेट हो रही है। अभी 2 दिन पहले का वाक़या है और वो वाक़या अभी तक मेरे ज़हन से निकला नहीं है। आप यकीन करें कि हम अक्सर बात करते हैं कि अमीर होने के लिए ये ज़रूरी है, अमीर होने के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन सम टाइम अल्लाह सुब्हान व तआला आपको ना कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात आपके साथ पेश आते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं असल अमीर होना ये है और कुछ चीज़ें हम किताबों में भी पढ़ते हैं और हमें वो बातें किताबी लगती हैं। अ, लेकिन आप जैसे-जैसे ज़िंदगी के मराहिल तय करते हैं ना और अल्लाह ताला आपको चीज़ों से नवाज़ता चला जाता है, चाहे पैसे की सूरत में हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, फिर आपको एहसास होता है कि नहीं ये चीज़ शायद अमीर होने की निशानी नहीं है या शायद इंसान की फितरत है कि जो चीज़ उसके पास नहीं होती है, शायद उसको लगता है कि शायद ये अमीर होने की निशानी है। लेकिन अमीर होने से मुराद मैं सिर्फ़ पैसों का अमीर नहीं कह रहा, लाइक जो एक ज़हनी सुकून होता है, खुश होना जिसको हम कहते हैं। इसी के हवाले से 2 दिन पहले मेरे साथ एक वाक़या पेश आया, मैं एक शख़्स से मिला, मैं आपको उसका और अपना मुकालमा जो
2 दिन पहले की ग़ालिबन बात है। मैं कहीं जा रहा था, मुझे पहुँचना था कहीं पे, तो मेरी जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई बीच में और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ? तो जो ऑर्गेनाइज़र्स थे मैंने उनको फ़ोन किया कि यार मैं स्टक हो गया हूँ एक जगह पे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, हम भेज देते हैं, दूसरी गाड़ी भेज देते हैं आप जहाँ पर भी हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप रुक जाएँ, मैं आ जाता हूँ। इससे पहले कि आपकी गाड़ी वहाँ से आए, फिर यहाँ से वो मुझे वापस लेके जाए, तो वो टाइम डबल हो जाएगा। आप मेरा तो चलें फ़ायदा है, मैं तो प्रोटोकॉल ले लूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम कंज़्यूम हो जाएगा ज़्यादा और फिर मेरी बाद में मैंने किसी और से भी मिलना है, तो फिर वो सारा टाइम डिफ़रेंस हो जाएगा, शेड्यूल हमारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि चलिए ठीक है, आप रुकें वहाँ पे, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने ख़ैर अपनी गाड़ी को साइड पे करके लॉक किया। अपना जो मैकेनिक है, मैंने उसको फ़ोन किया कि यार यहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है और ये जगह है, उसके सामने ये एरिया है, यहाँ पे एक गार्ड बैठे हैं, मैं उनको चाबी देके जा रहा हूँ, तो आप आएँगे, इनसे चाबी लेकर चले जाएँ और इसको सही कर दीजिएगा। तो मीनवाइल मैं पहुँच रहा हूँ। तो ख़ैर मैंने वहाँ से ये जो अक्सर आप जिसको इन ड्राइवर क्रीम या उबर वगैरह कहते हैं, वो करवाई मैंने। तो उसमें मेरी एक शख्स से बात हुई जो आए, ड्राइवर भाई साहब थे, वो आए। मैंने अस्सलाम वालेकुम किया, वालेकुम अस्सलाम। हम बैठे, थोड़ा-सा आगे गए तो पठान थे वो। तो मेरी गपशप हुई उनसे, मेरी जो है वो ज़्यादा आदत नहीं है बात करने की। इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है लोगों से बात करना, लेकिन मुझे सुनना बहुत पसंद है लोगों को। तो मुझे बीच में एक कॉल आई, तो मैं उनको कह रहा था कि हाँ यार पहुँच जाएँगे, इवेंट पे इतने बजे जाएँगे, कल इतने बजे होंगे। हाँ, वो मेरा प्रोग्राम परसों है ना, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद हम उसको फाइनलाइज़ कर लेंगे। तो जब मैंने फ़ोन पे बात किया तो शायद उनको पता चल गया कि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, रेडियो वगैरह से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं रेडियो पर होता हूँ और प्रोग्राम्स होस्ट करता हूँ। तो बस फिर बातों में से बात निकली, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं खाना भी बनाता हूँ, मैं बर्तन भी धोता हूँ, मैं कपड़े भी धोता हूँ और मैं जो है ये गाड़ी भी चलाता हूँ आपके सामने और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मज़ाक कर रहे हैं मुझसे या फिर क्योंकि उनकी जो उम्र थी ना, वो उम्र के उस हिस्से में थे जो कि ना बहुत ज़्यादा जवानी वाली होती है और ना बहुत ज़्यादा बुढ़ापे वाली होती है। यानी कि मेरे नज़दीक उनकी उम्र 40-45 साल रही होगी। 45 साल से नीचे होंगे और 40 साल से ऊपर होंगे। तो मैंने इनको देखा, मैंने कहा माशाल्लाह बड़े बड़े मल्टीटास्कर हैं आप तो, मल्टीटास्किंग करते हैं आप तो। तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी करवा रही है ज़ीशान भाई। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो जब उन्होंने ये बात कही ना कि ज़िंदगी करवा रही है, तो उन्होंने बड़ी एक ठंडी-सी आह भरी, बहुत ठंडी आह भरी उन्होंने। तो मुझे उससे अंदाज़ा हो गया कि बंदा जो है वो भरा पड़ा है और इसको चाहिए था कि कोई इसको सुने। तो मैंने कहा लें जनाब, जो मिज़ाज यार में आया। तो मैंने उनको कहा कि क्यों, क्या हुआ बताइए तो सही। तो अब मुझे ये था कि ये बोलते जाएँगे, चाहे कोई ऐसी बात कर रहे हो जिसका कोई सर-पाँव हो तो भी ठीक है, कोई ऐसी बात हो जिसका सर-पाँव ना भी हो, तो जब तक जहाँ मैंने पहुँचना है मैं वहाँ नहीं पहुँच जाता, मैं इनको सुनता रहूँगा कि कम से कम ये खाली हो जाएँ, एट लीस्ट ये हल्का फ़ील करें। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको पता है कि हमारे पठानों में जो है वो थोड़ा-सा ना ज़रा गुस्सा ज़्यादा होता है। तो मेरी शादी हुई और मेरी बेगम जो है वो मुझसे 10 साल छोटी हैं, यानी कि उनकी उम्र तकरीबन 30-32 साल है और हमारी शादी हमसे पूछते नहीं हैं कि आपको पसंद है, नहीं पसंद है, जो भी है, जैसे भी है। तो बस वो घर वालों ने कर दी तो मेरी उनसे शादी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हुई। वो भी बड़ी खुश है, अच्छी है, उसको भी मैं पसंद हूँ, मुझे भी वो पसंद है और हम बड़े खुश हैं। और हमारे 2 बेटे हैं, अल्लाह ने हमें 2 बेटे अता किए। और हुआ कुछ यूँ, कहते हैं कि मैं एक बार कहीं पर गया तो मैंने अपनी बेगम से कहा, अपनी बीवी से कहा कि तुम अपने भाई के घर चली जाओ 2-3 दिन के लिए, क्योंकि जब तक मैं वापस आऊँगा तो तुम अकेली ना हो। तो वो कहती है कि चली गई अपने भाई के घर। तो कहती है कि जब मैं उनको लेने गया तो बातों-बातों में ना उसके भाई ने कुछ ऐसी बात कही कि जो कि मेरी बेइज़्ज़ती थी। मतलब कुछ ऐसा कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी तो नहीं है और ऐसा-वैसा कुछ कुछ ऐसी बात कही जो मेरी बेइज़्ज़ती थी। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर आप कभी आपने विज़िट किया हो, क्योंकि मेरा तो ट्रैवल बहुत रहा है। मैं जितने आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि मेरा चूँकि ट्रैवल बहुत रहा है, तो मुझे अंदाज़ा है कि जो हमारे केपी के साइड है, वहाँ का रहन-सहन थोड़ा मुख्तलिफ होता है। हमारे पंजाब साइड ज़रा थोड़ी-सी लिबरल कह लें, ओपन कह लें। मेहमान आ जाए तो हम ड्राइंग रूम में भी बिठा लेते हैं, ज़रा गपशप भी लग जाती है, बाकी मामलात भी होते हैं। केपी के में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे ज़रा मेहमान खाना अलग होता है, वहीं पे मेहमान आता है, वहीं बैठता है, वहीं जो भी उसको आपने खाना-पीना देना है दिया और वहीं से वो बाहर चला जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं उनकी बैठक में बैठा हुआ था, मेहमान खाने में बैठा हुआ था, तो उसने जब मेरे साथ ये बात कही ना,
बदतमीज़ी की थोड़ी-सी, तो मैं वहाँ से उठ के आ गया और मैंने कहा कि अ, आप जो है क्या कहते हैं, अब खुद लेकर आओगे, खुद छोड़ के जाओगे अपनी बहन को, यानी कि जो उनकी बीवी थी। तो उन्होंने कुछ ऐसी, क्योंकि ज़ाहिर है लोग जो है वो रिश्तों में दरारें डालते हैं, तो वो कुछ उनके जो उनकी बीवी के भाई हैं, यानी कि जो उनके साले हैं, उन्होंने और जो साले की बीवी है, उन्होंने मिलकर कोई ऐसी बातें की कि वो तो आपके साथ खुश नहीं है और वो तो कहती है कि 2-3 दिन मैं यूँ ही बाहर रहती हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का, फलाना, ये वो, ऐसे-वैसे ना, जिस तरह लोग बातें करते हैं। तो अ, उन्होंने कहीं कहा कि जी अगर आप लेकर जाओगे तो पूरा ध्यान रखोगे, ये ना हो कि दोबारा ले आओ। तो वो कहते हैं मुझे ये बात इतनी बुरी लगी कि मैंने कहा कि रखो अब इसको, अब तुम एक दिन आएगा खुद इसको छोड़ के जाओगे। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ से चल निकला और जब मैं घर पहुँचा, हफ्ता गुज़रा, डेढ़ हफ्ता गुज़रा, तो वो मेरी बेगम की मुझे कॉल आई, क्योंकि मोबाइल उसके पास नहीं है, लेकिन उसने कहीं से फ़ोन पकड़ कर मुझे फ़ोन किया और कहा कि खुदा के बंदे, अल्लाह के वली, तुम मुझसे तो पूछते कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ कि नहीं जाना चाहती। आप तो मेहमान खाने में आए, बैठक में आए और वहीं से आपकी लड़ाई हो गई और जो भी मामला हुआ और वहीं से आप चले गए घर, आप मुझे लेकर नहीं गए। आप मुझसे तो पूछते ना कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ या नहीं जाना चाहती। तो वो कहते हैं यार मुझे अब इसमें बहुत सारी बातें बीच में ऐसी हैं जो कि मैं सेंसर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बहुत पर्सनल चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली हमें उनकी मुझ तक अगर वो है तो मैं तो मेरा तो दिल चले एक कब्रिस्तान है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दफन हो जाती हैं। तो इसलिए मैं सेंसर्ड करके आपको बता रहा हूँ ताकि एक कॉन्टेक्स्ट आपको सिर्फ समझ में आ सके। तो वो कहते हैं कि उस टाइम पर मैंने यार ये सोचा कि वाक़ई तो मेरे से बड़ी गलती हो गई। मैं तो मेहमान खाने में बैठा हुआ था और मेहमान खाने से ही उठकर मैं जो है वो बाहर निकल आया हूँ, तो ये तो वाक़ई बड़ी मेरे से गलती हो गई है। और मुझे चाहिए था कि मैं एटलीस्ट उससे तो पूछता कि तुमने ये बातें की हैं या नहीं की? या तुम जो है मेरे साथ आना चाहती हो या नहीं आना चाहती? तो कहते हैं खैर मैंने अपने भाई को कहा और अपने भतीजे को कहा कि जाओ भाभी को ले आओ जाके ना, यानी कि मेरी बेगम को ले आओ। तो वो कहते हैं वो गए, वो ले आए उसको और जब वो यहाँ पर आई तो उसने कहा कि देखिए बात ये है कि मैं आपकी बीवी हूँ। अगर आप कहेंगे कि मैं भाई से ना मिलूँ, वालिदैन से ना मिलूँ तो मैं नहीं मिलूँगी। बस आप जो है मुझे तंग ना कीजिएगा, ताना वग़ैरह ना दीजिएगा घरवालों का। मैं उनसे जो है वो नहीं मिलूँगी। मैं आपकी खातिर आप नाराज़ हैं तो मैं भी नाराज़ हूँ। कहते हैं क्योंकि मेरी उससे नाराज़गी होगी, मेरी तो उससे डायरेक्ट बात नहीं हुई और मेरी जब उससे तू-तू मैं-मैं होगी, ना उसने मेरे से बात की, ना मैंने उससे बात की अपने साले से। तो दैट्स व्हाई कहता है एक सिलसिला शुरू हो गया। कहता है महीना गुज़रा, 2 महीने, 6 महीने, 7, 8, 9 महीने गुज़रे, साल गुज़रा। कहता है मैंने देखा कि ना इसका कोई राब्ता था मेरी बेगम का अपने घरवालों से और मतलब मैं अगर कभी कह भी देता था कि घरवालों की याद आती है या वालिदैन की याद आती है तो चली जाओ, खैर है, मैं नहीं जाऊँगा लेकिन तुम चली जाओ, तुम जाकर हो आओ। तो वो आगे से कहती थी कि नहीं, मैं आपको नीचा नहीं करूँगी, मैं आपकी नज़रें नहीं झुकाऊँगी अपने भाई के सामने। अगर उसकी इतनी अना है, अगर उसकी इतनी जो है वो कह लें कि ज़िद है तो आपकी उससे ज़्यादा है, तो मैं अगर अपने भाई का सर नहीं झुकाना चाहती तो मैं आपका भी नहीं झुकाना चाहती, आप मेरे शौहर हैं। तो अब मैं ये सारी बातें यकीन करें मैंने चेहरे पे हाथ रखा हुआ था और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि किस तरह से हम वो जो सफ़र है वो तय कर चुके। अब जब वो जहाँ पर उन्होंने मुझे ड्रॉप करना था वहाँ आके उन्होंने कहा ज़ीशान भाई आ गया, जगह आ गई आपकी। तो मैंने कहा नहीं, नहीं आप बात कर रहे थे बताइए। तो उन्होंने कहा कि खैर इसी तरह गुज़रा, साल डेढ़ साल गुज़र गया, वो अपने वालिदैन से नहीं मिली, भाई से नहीं मिली। कहती हैं अचानक एक बार बस वो सो रही थीं, तो उनको पेन महसूस हुआ। तो जब पेन महसूस हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें बताया कि इनको कैंसर है। अ, जिसको आम अल्फाज में आजकल हम कहते भी हैं, नवंबर में अक्टूबर में बल्कि उसका महीना भी बनाया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर। उसके अवेयरनेस से बहुत सारे मामलात हो रहे हैं। एक तो चलें ये भी सीख है इसमें से, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हमें डॉक्टर ने बताया तो हम 15, 20, 25 दिन तो कभी किसी बंदे के पास जाते रहे कि ये दम कर दे, ये दुआ कर दे। दम और दुआ उनकी अफादियत भी अपनी जगह, उनसे भी इनकार नहीं है, लेकिन इलाज का होना बड़ा ज़रूरी है, वो भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो खैर वो कहते हैं कि हमें डॉक्टर ने बताया कि आपकी मिसेज़ को ब्रेस्ट कैंसर है। तो कहता है 1 आध महीना तो मैं भागता रहा आगे पीछे और उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि नहीं, अब इसका इलाज मेडिकली ही करवाना है। और जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि अब ये बहुत बढ़ चुका है और पहले कीमोथेरेपी होगी और उसके बाद फिर हम जो है वो इसके रिमूवल की जानिब जाएँगे, ऑपरेशन की जानिब जाएँगे। वो कहता है कि आजकल जो ये दिन चल रहे हैं इसमें मेरी वाइफ़ की कीमोथेरेपी होती है।
और जब मेरी वाइफ को इंजेक्शन लगता है तो खुदा बचाए, खुदा ताला हर किसी को इस मर्ज़ से महफूज रखे। और अगर कोई सुन रहा है और इस मर्ज़ में मुब्तला है तो आप बहुत बड़े फाइटर हैं। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा जज्बा दिया है, बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है, तो जज्बा भी बहुत बड़ा दिया। अल्लाह ताला आपके हौसलों को सलामत रखे। तो वो कहते हैं कि जब कैमियो का सेशन उनका होता है तो हम जब घर आते हैं तो वो हिल नहीं सकती है अपने बेड से। मतलब अगर उसने करवट भी लेनी हो तो वो नहीं ले सकती, इतनी कमजोरी हो जाती है उसको। वो आपको अंदर से खत्म कर देता है केमोथेरेपी का जो सेशंस होता है। तो वो कहते हैं वो उठ नहीं सकती है। इवन वो कहते हैं कि उसकी उम्र अभी तकरीबन 32 साल है और 32 साल की उम्र में अगर आप उसको अभी देखें तो ऐसा लगता है कि शायद वो 55 या 60 साल की हो चुकी है। इस बीमारी ने उसको इतना मुतासर किया है। और टोटल 9 सेशंस होने हैं। हर सेशन में 50,000 रुपए लगते हैं और हर सेशन 21 दिन के बाद होता है। यानी कि हर 21 दिन के बाद मुझे कैमियो करवानी है और 50,000 रुपए लगते हैं। और मैं दिन रात गाड़ी इसलिए चलाता हूँ कि मैं उनके वो पैसे पूरे कर सकूँ। तो मैंने उनसे कहा कि उनके घर वालों को पता है ये बात, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि वो तो ताल्लुक में नहीं है उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनकी वालदा को पता है और ज़ाहिर है वालदा को पता है तो पूरे घर वालों को पता है और वो काफ़ी वेल ऑफ लोग हैं, काफ़ी अमीर लोग हैं। काफ़ी पैसा है उनके पास। लेकिन वो नहीं करते हैं, वो हेल्प नहीं कर रहे हैं उस तरह। और मेरी बेगम ने बल्कि मुझे एक दफ़ा कहा भी कि आप भी सोचते होगे। अब ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर मुझे लगा कि यार कुछ जगहों पे शायद पैसा होना अमीर होने की निशानी नहीं है। ये अगर जज़्बा हो जाए या ये मोहब्बत दिल में हो जाए तो शायद फिर बहुत सारे मामलात जो है वो पैसों से आगे के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भी सोचते होंगे कि मेरे भाई इतने अमीर हैं, मेरे घर वाले इतने अमीर हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं आपके लिए। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेगम से कहा कि तुम 1.5 साल से अपने वालिदैन से नहीं मिली हो, सिर्फ इसलिए कि मेरी अना के लिए ना, या मेरी आंख नीचे ना हो। तो अब ये कैसे हो सकता है कि तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारी बीमारी के लिए उनसे पैसे लेने चला जाऊं? अगर मैंने अपनी अना और अपनी गैरत के लिए उनसे मुलाकात नहीं की तो तुम्हारे लिए या तुम्हारी बीमारी के लिए मैं क्यों करूं? मैं तो मेरी जिम्मेदारी हो, मुझ तक जब तक मैं जिंदा हूं मैं करूंगा। वो कहते हैं कि मैं सुबह उठता हूं अजान के टाइम पे, बच्चों के लिए नाश्ता बनाता हूं, उनको स्कूल के लिए तैयार करता हूं, स्कूल भेजता हूं, अपनी बेगम को नाश्ता कराता हूं और उसके बाद गाड़ी चलाना शुरू करता हूं। फिर दोपहर में वापस बच्चों को स्कूल से घर लेकर आता हूं, खाना तैयार करता हूं, खुद बच्चों को खिलाता हूं, बेगम को खिलाता हूं और बच्चे फिर घर होते हैं और मैं गाड़ी चलाता हूं। और ये मामूल मेरा इसी तरह है। मैं 3-4 घंटे सोता हूं और दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि मेरी बेगम के जो कैमियो के सेशंस हैं वो हो सकें। 9 सेशंस हैं, 9 में से 4 हो गए हैं, कुछ रह गए हैं। आप यकीन करें कि मैं उस शख्स को देख रहा था और मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा यार अगर आपको मौका मिले कि आप दूसरी शादी कर लें, मर्द हो ना आप, और यकीन जाने मुझे पता नहीं क्या चीज थी जिसने सवाल करने पे मजबूर किया, क्योंकि हमने शायद बहुत सारी चीजों को ना स्टीरियोटाइप करके रखा हुआ है। औरत को गोल्ड डिगर बना के रखा हुआ है। जितनी खवातीन हमें सुन रही हैं, मुझे सुन रही हैं, मैं ये कहते हुए मुझे कोई आर नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई गोल्ड डिगर खातून नहीं देखी है। मैंने आज तक कोई लड़की ऐसी नहीं देखी है, कोई औरत ऐसी नहीं देखी है जो कि अपने शौहर को या अपने जिससे भी उसने कमिटमेंट कर रखी है, जो भी उसकी जिंदगी में मर्द है, वो उसको इसलिए छोड़ रही हो कि पैसे नहीं है उसके पास या वो उसको पैसा नहीं दे सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैंने नहीं देखी है, हो सकता है लोग दुनिया में ऐसे करते होंगे, औरतें ऐसी होती होंगी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई जिंदगी में ऐसी गोल्ड डिगर खातून नहीं देखी है कि जो पैसा ना होने की वजह से अपने मर्द को छोड़ के जाए। हाँ, और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, इज्जत ना देता हो, मोहब्बत ना करता हो, और मतलब यू नेम इट, और कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत को, किसी मर्द को पैसे की ना होने की वजह से छोड़ते नहीं देखा है। तो इसी तरह मर्द को हमने स्टीरियोटाइप करके रख लिया है कि वो एक ऐसी शख्सियत है, वो एक ऐसी ज़ात है कि जिसको सिर्फ औरत से ताल्लुक एक ख़ास महदूद मतलब का है, और जब वो उसका मतलब पूरा हो जाता है तो ठीक है, अगर वो मतलब उसका पूरा कर सके तो ठीक है, ना कर सके तो वो मूव ऑन करके किसी और से शादी कर लेता है
या अगर शादी नहीं करता है तो छोड़ देता है उसको। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आप मर्द हैं, माशाल्लाह 45 साल की उम्र नहीं होती है, और जो हमारी केपी की साइड है वहाँ पे तो वैसे भी लोग चुके ज़रा थोड़ा उनकी रूटीन अच्छी होती है, तो वो 55-50 साल में भी जवान ही लगता है। तो मैंने कहा माशाल्लाह आप जवान आदमी हैं, तो कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि यार मैं दूसरी शादी कर लूँ, बेगम को भेज दूँ, जो उनके वालिदैन हैं, वालिदैन जितनी भी बच्ची से नाराज हों, लेकिन कम से कम इस हालत में छोड़ेंगे तो नहीं उसको ना, जाहिर है एक्सेप्ट ही करेंगे जो भी उनसे बन पड़ी करेंगे, और खास तौर पे तब जब वालिदैन वेल ऑफ भी हो। ऐसा हो ना कि वालिदैन गरीब हो, फिर भी बंदा कहता है यार गरीब है क्या करेंगे, इलाज नहीं करवा सकेंगे, और खास तौर पे जब वेल ऑफ हैं, जमीनों के मालिक हैं, हवेलियों के मालिक हैं, तो कभी आपके जहन में नहीं आया कि यार मैं क्यों इतने बड़े इम्तिहान में पढ़ूं, बेगम को भेजता हूँ वहां पे, और बहुत हुआ नहीं तो दूसरी शादी करता हूँ, मूव ऑन करता हूँ जिंदगी में। उसने कहा जिशान भाई बात पता क्या है, मुझे उसकी सिर्फ वो बात याद है जहां पर उसने कहा कि अगर आप कहेंगे तो मैं अपने वालिदैन से भी नहीं मिलती, अगर आप कहेंगे तो मैं अपने भाई से भी नहीं मिलूंगी। और बल्कि जब मैंने 1-2 दफा उसको कहा भी, साल 1.5 साल गुजरने के बाद, मेरा भी थोड़ा दिल नरम हुआ, मेरा भी दिमाग जरा ठंडा हुआ, तो मैंने कहा चलो चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा लेकिन तुम चली जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरे भाई की इतनी अना है तो मैं आपकी नजर कैसे झुकाने दे सकती हूँ, मैं आपके सर को झुकने कैसे दे सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप नहीं जा रहे मैं भी नहीं जाऊंगी, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तो उसने कहा कि जिशान भाई जब उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा है इसमें, तो मैं इस लम्हे में आके उसका साथ कैसे छोड़ दूं, ये तो बेवफाई नहीं हो जाएगी, तो ये फिर मर्दों वाली बात तो ना हुई ना। तो खैर मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा इस लम्हे अगर आप अल्लाह से कुछ मांगना चाहें तो क्या मांगेंगे, मतलब आप अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह ये कर दे, तो आप क्या कहेंगे। आप यकीन करें कि हम इस वक्त जहां पर हमारी गाड़ी खड़ी थी, या जहां पर हम खड़े होकर एक गुफ्तगू कर रहे थे, इस्लामाबाद का सबसे बिजिएस्ट एरिया था, सबसे बिजिएस्ट एरिया, जहां पर लोगों की चहल पहल, गाड़ियां, टीटी, पापा, चाचा, मुरुंडा ले लो, पापड़ ले लो, फलाना ले लो, पेन ले लो, कागज ले लो, मतलब ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और वो शख्स किसी ट्रांस में मौजूद है, मतलब हम एक गाड़ी में हैं और गाड़ी के बाहर वाली दुनिया से हम डिस्कनेक्ट थे, हमें कोई आवाज नहीं आ रही थी, उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मेरे कानों के पर्दे से टकराने वाली आवाज जो है, मेरी समातों तक पहुंचने वाली आवाज जो है, वो सिर्फ उस शख्स की है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, चाहे फराटे भरती हुई साथ से गाड़ी गुजरे, या फिर कोई कुछ मांग रहा हो, कोई कर रहा हो, खिड़की खटका रहा हो, जो भी कर रहा हो, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस वक्त अल्लाह से कुछ मांगे तो क्या कहेंगे, अल्लाह को क्या कहेंगे, अगर आपने अल्लाह से बात करनी हो तो क्या कहेंगे। या एक तो हमारा बिलीव है ना कि हम नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमें सुनते हैं, तो मैंने उससे थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा कि अगर आप खड़े हो जाएं इस वक्त अल्लाह के सामने, आपको पता हो कि अल्लाह आप ही को देख रहा है और आपको ही सुन रहा है, यकीनी तौर पर वो हम सबको हर टाइम सुनता है, देखता है, लेकिन हमें 100% वो इंसानों वाला जो ज़हन है ना, पता है कि अल्लाह सुन रहा है और देख रहा है, तो आप क्या कहेंगे अल्लाह को। यू नो व्हाट ही सेड। अब मेरे ज़हन में ये था कि वो कहेंगे कि या अल्लाह ये बीमारी दूर कर दे, या अल्लाह पैसा दे दे, या अल्लाह इस आजमाइश को उठा ले, या अल्लाह तू ऐसा क्यों कर रहा है, या अल्लाह जिंदगी आसान कर दे। मेरे ज़हन में ये थी, मैंने कहा इनमें से कोई ये चीज़ कहेंगे, और कोई बुराई ना होती इसमें। अगर मेरी तरह का कोई कमज़ोर इंसान होता, कमज़ोर शख्स होता, तो इन्हीं में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करता ना। यू नो व्हाट ही सेड, ही सेड कि अगर ऐसा है या ऐसा मुमकिन हो तो मैं अल्लाह से सबसे पहले शुक्र अदा करूंगा कि तूने मुझे ऐसा शख्स अता किया, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। बीमारी का क्या, वो मैं जितने पठान भाई सुन रहे हैं प्लीज बुरा मत मनाइएगा, मतलब मैं थोड़ा बताता हूँ कि किस तरह से उन्होंने कहा जिशान भाई बीमारी बीमारी क्या होता है यार, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे ऐसा बीवी दिया है कि मेरा सर फखर से बुलंद है। बीमारी बीमारी क्या होता है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको दोबारा मौका मिले और आपको पता हो कि ये सब कुछ होगा तो क्या करोगे। कहता है दोबारा नहीं लाला, मुझे 10 दफा भी हो तो मैं इसी का इंतखाब करूंगा। एंड
एक्चुअली मुझे वो शख्स कायनात का, दुनिया का अमीर तरीन शख्स मालूम हुआ उस टाइम। आप यकीन करें, हम बहुत बहस कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे मामलात हो सकते हैं कि यार पैसे होते तो उधर इलाज कर लेता, इधर कर लेता, इधर कर लेता। एट द एंड ऑफ द डे आप जितना भी इलाज कर लेना, जितना भी कर लें, अगर अल्लाह ने बचाना है तो उसने बचाना है, नहीं बचाना है तो उसने नहीं बचाना है। इंसान अपनी कोशिश जरूर करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलाज ही ना करवाएं अपने मरीज का। लेकिन इससे ज्यादा क्या किसी का अमीर होना होगा कि इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद भी कोई शख्स ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से बड़ा खुश हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मुझे ये शख्स दिया। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपको पता है कि आप जितने अमीर लोगों से मैं मिलता हूं दिन में या मिला हूं अभी तक, उनमें से सबसे ज्यादा अमीर आप हैं। तो उसको लगा कि शायद वही जो किताबी बातें होती हैं या दिल रखने के लिए मैं बात कर रहा हूं। उसने कहा अरे नहीं लाला। मैंने कहा उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जो अमीरों के पास होता है ना, या जो पैसे वालों के पास होता है, वो आप किसी से उधार भी ले लेते हैं अगर आपके पास नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है ना तो मैं किसी से उधार ले लूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है ना तो मैं किसी से उधार ले लूं, मेरे पास अगर रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है तो मैं किसी से कह दूं यार कि मुझे 2-3 दिन रहना है कहीं पर जाकर, तो मेहमान बतौर मेहमान आप वो चीज ले सकते हैं। मतलब मुझे कोई चीज चाहिए और वो मेरे पास नहीं है तो मैं किसी से बोरो कर सकता हूं ना। उस टाइम पर ये थॉट मेरे ज़हन में आई जब मैंने उसको कहा ना कि आप बहुत अमीर आदमी हैं, जितने अमीरों से मैं मिला हूं उसमें सबसे अमीर आप हैं। तो जब उसको ये लगा कि किताबी सी बात है तो मैंने फिर उसको बताया कि नहीं लाला, सिर्फ कहने की हद तक नहीं, अमीर के पास जो भी है अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उधार ले सकते हैं, वक्ती तौर के लिए उधार ले सकते हैं, लेकिन जो आपके पास है ना लाला, वो बहुत सारे अमीरों के पास नहीं है। और मजे की बात पता क्या है कि अमीर अगर चाहे तो किसी से वो उधार भी नहीं ले सकता। मैं खुशनसीब हूँ तेरी, मुझे विरास है तू। मैं खुशनसीब हूँ तेरी, मुझे विरास है तो। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। मैं खुशनसीब हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। बस फिर वो था, मैं था और हमारे दरमियान खुदा ताला की जात थी। मैंने उसे हाथ मिलाया, उसके चेहरे पे हाथ रखा, उसे दुआ दी और बस फिर उसके बाद के कुछ मामलात को छोड़ते हैं। और मैं फिर जब अंदर लोगों से मिला तो उन्होंने कहा आप लेट हो गए ज़ीशान भाई, क्या ट्रैफिक था रास्ते में? मैंने कहा नहीं, रास्ते में ट्रैफिक नहीं था, एक बड़े ही अमीर आदमी से मुलाकात हो गई थी तो जरा उसकी मौजूदगी का फायदा उठा रहा था। अजीब शय है मोहब्बत की, हम कहीं जाएं। अजीब शय है मोहब्बत कि हम कहीं जाए, तेरे करीब
अक्साबाज खान हमारे साथ हैं, फेसबुक के ऊपर कमेंट कर रही हैं फेसबुक पोस्ट पर। माहीन अरशद हमारे साथ हैं, हिरा अब्बासी हमारे साथ हैं, आयशा आरिफ हमारे साथ हैं, अमीन अब्बासी हमारे साथ हैं, गुफरान हसन हमारे साथ हैं, जुल्कमर अली हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद उमैर हमारे साथ हैं, शेर बंगश हमारे साथ हैं, फरवा बतूल सिंह अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जरिश मलिक हमारे साथ हैं, मेरा लिबास है तू। सैयदा महारोश हमारे साथ मौजूद हैं। असल में रिश्तों पर ना मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ तक मैंने देखा है ना कि हम लोग मेहनत नहीं करते हैं रिश्तों पर। रिश्ते पौधों की मानंद होते हैं, इनको पानी देना पड़ता है, इनको सींचना संवारना पड़ता है। अगर आप इनको वक्त ना दें, इनको पानी ना दें, इनको सींचे संवारें ना, तो ये मुरझा जाते हैं। और फिर जैसे एक फूल होता है ना, पहले वो अपना रंग छोड़ता है, खुशबू छोड़ता है, अपनी खूबसूरती छोड़ता है, और फिर आहिस्ता मुरझाते 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 एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये रिलेशन भी ऐसा ही होते हैं। रिलेशन चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हो, औलाद के साथ हो, बहन भाइयों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, मियाँ बीवी का हो खास तौर पे, मैं खुश नसीब तो इनको सींचते संवारते रहा कीजिए। अगर आप अभी ड्राइव कर रहे हैं, मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपके हस्बैंड अगर बैठे हैं, यानी कि अगर आपको ड्राइव करनी आती है और आप ड्राइव कर रही हैं और आपके हस्बैंड आपके साथ बैठे हैं, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी फैंटेसी है लाइफ में, बड़ी फैंटेसी है मेरी लाइफ में कि समटाइम मैं जो है वो बैठा हूँ और बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, लेकिन इसमें भी एक मसला है ना, इसको थोड़ा लाइटर नोट पे अगर हम डिस्कस करें कि हम लड़कों को ना कुछ चीज़ों से प्यार होता है ज़िंदगी में, और उनमें से जो सबसे सफ़े अव्वल में चीज़ आती है वो हमारी गाड़ी होती है। तो मेरे एक दोस्त हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ नहीं होते हैं, आपकी पोस्टिंग हो गई है और आपकी बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी घर खड़ी होती है, और मैंने अक्सर देखा है कि आप जो है वो एक्स्ट्रा पैसे भाभी को सेंड करते हैं कि जी आपने अगर कहीं जाना हो तो ड्राइवर हायर कर लें, या आप इमरजेंसी जाना हो तो क्रीम वगैरह उबर वगैरह करवा लें। तो आप उनको गाड़ी चलाना क्यों नहीं सिखा देते? इतनी अच्छी गाड़ी है आपकी, ऑटोमेटिक भी है, तो भाभी सीख जाएंगी। तो कहता है खुदा के बंदे, मैं मर के भी अपनी गाड़ी ना दूं अपनी बीवी को। बारकैफ, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ बैठे हैं तो आप एक नजर उनको देख सकती हैं, देख लें, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप ही के हस्बैंड हैं। हम एक बड़े ना अजीब मुआशरे में रहते हैं। आप कभी एयरपोर्ट पर आपका विजिट होना है, जो कि महीने में एक आध बार मेरा चक्कर लगता है कराची में, आगे पीछे, तो अक्सर अब जाना होता है एयरपोर्ट वगैरह में। तो मैं एयरपोर्ट में ना अक्सर एक चीज नोट करता हूँ, खास तौर पे अगर आप इस्लामाबाद का एयरपोर्ट आपने देखा हो ना, तो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे अगर आपने जाना है डोमेस्टिक फ्लाइट वाले साइड पर, तो आपको इंटरनेशनल फ्लाइट वाला एरिया क्रॉस करके जाना होता है ना। तो मैं अक्सर वहां पर ये सीन्स देखता हूँ कि अक्सर लोग आए होते हैं अपने बेटे को अलविदा करने, कोई सऊदीया जा रहा है या दुबई जा रहा है काम करने, तो पूरा खानदान आया होता है। अव्वल तो बीवी आती नहीं है, घर से नहीं उसको लाते, और अगर ले भी आए तो पूरा खानदान उसको चिपक चिपक के मिल रहा होता है। वाहिद बीवी होती है बेचारी जिसको इजाजत नहीं होती कि अपने खामन को गले लगा के मिल सके, जो कि सबसे करीबी रिश्ता है उसका। तो हम बहुत ज्यादा हेजिटेंट भी हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में। तो अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं और वाइफ भी आपके साथ बैठी है, तो एक नजर मुस्कुरा के देख लें उनको और कह दें कि यू केयर। आई नो आप सब केयर करते हैं एक दूसरे की। जितने भी इस वक्त हस्बैंड वाइफ सुन रहे हैं, या और भी रिलेशंस में लोग हैं सुन रहे हैं, मुझे पता है आप लोग मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की कदर करते हैं आप लोग, लेकिन हम कहते नहीं है, कहना बड़ा जरूरी होता है। और ये जो लोग कहते हैं ना दिल में मोहब्बत होनी चाहिए यकीनन होनी चाहिए, लेकिन वो दिल की मोहब्बत समटाइम जाहिर भी होनी चाहिए। इंसान इजहार मांगता है, इंसान इजहार मांगता है, ये इंसान की फितरत है, आप फितरत को डिनाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सुन रहे हैं और हस्बैंड वाइफ अभी आपके साथ नहीं भी हैं, अगर आपके हस्बैंड इस वक्त मीटिंग में है, तो एक टेक्स्ट कर दें उनको कि आई लव यू, आई केयर अबाउट यू, कम बैक होम सेफली, यू आर सो प्रीशियस, इस तरह का एक मैसेज ड्रॉप कर दें। अगर आप हस्बैंड हैं और वाइफ आपकी कहीं पर गई हुई हैं, या आप बाहर हैं और हस्बैंड वाइफ जो है आपकी घर पर हैं, तो उनको एक मैसेज कर दें कि आई एम मिसिंग यू, you are the most precious thing in my life, you are my blessing, I count you twice when I count my blessing। इस तरह का एक मैसेज कर दें, तो आप यकीन करिए छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इंसान की जिंदगी को बहुत बेहतर बनाती है। हमारा मसला ये है कि हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं, छोटी छोटी चीजें निगलेक्ट करते हैं। और ये सिर्फ हमारे रिश्तों की बात नहीं है, मैंने जितना एनालिसिस किया है ना, या जितना मैंने देखी है जिंदगी, जितना मैंने इवन इस्लाम को या जो दीगर मज़ाहिब है उनको भी स्टडी किया है, अपने सिंस आई वाज बॉर्न मुस्लिम, लेकिन एक तहकीक किया जाना बड़ा ज़रूरी है। और
इस कायनात में सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह किसी को दे सकता है वो हिदायत है, या वो गौर व फिक्र करने की सलाहियत है। मैं बड़ा फॉर्चुनेट इनफ हूँ, हिदायत का तो नहीं पता, लेकिन कम से कम अल्लाह ने ये सोच ज़रूर ज़हन में डाली कि जो भी फॉलो करना है वो कम से कम खुद भी ज़रा पढ़ के फॉलो करना है, या खुद भी देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे भी तो मैंने जितना इवन अल्लाह के निज़ाम को भी स्टडी किया ना, जो अल्लाह का निज़ाम है ये छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर उसने आपको नवाजना है। आपने पत्थर हटा दिया कहीं से तो उसने आपको जन्नत दे देनी है। आपने अब वो आपको याद होगा ना कि एक औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था और उसकी बेस के ऊपर उसको जन्नत मिल गई थी, जन्नत की बिशारत हो गई थी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों पर अल्लाह ने हमें नवाज देना है। हमारा मसला ये है कि हम बड़ी-बड़ी चीज़ों के पीछे हैं, और यही वजह है कि बाबा बुल्ले शाह सरकार कहते ने कि बुल्ले शाह उड़दियां फड़दा है, बुल्ले शाह उड़दियां फड़दा है, जेड़ा घर बैठा उन्हों फड़िया ही ना। सो लड़ना रोज शैतान दे नाल, लड़ना रोज शैतान दे नाल, जेड़ा नफ्स अपने नाल लड़िया ही ना। बुल्ले शाह आसमानियां उड़दियां फड़दा है, जेड़ा घर बैठा उन्हों फड़िया ही ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसके ऊपर अल्लाह ने आपको बहुत नवाज देना है, तो कोशिश करें इन छोटी चीजों को भी जो है वो सामने रखें। खैर जनाब, मेरा नाम ज़ीशान नासिर है, आप सुन रहे हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान। आप मुझे इन बिटवीन अगर ज्वाइन करना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है, और एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHAN NASIR 26 ज़ीशान नासिर 26। यहाँ पर आप जाएंगे, आपको मेरा इंस्टा अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ से भी आपके मैसेजेस शामिल करूंगा ठीक जैसे ही हम 11 बजे वाली न्यूज के बाद वापस आएंगे। कभी मुमकिन है कोई हमको जुदा कर जाए, मैं हूँ ना तो मेरी जान, मेरा मास है तू। मैं हूँ ना तो मेरी जान, मेरा मास है तू। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। हिराबाजी कह रही ज़ीशान, क्या आप बता सकते हैं कि जो ओवर थिंकिंग की आदत है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं लाइफ में? दूर जनाब, इसको सिर्फ आप एक तरीके से कर सकते हैं। इसकी कोई ऐसी गोली नहीं है कि मैं आपको बताऊं आप मेडिकल स्टोर जाएं, आप कहें जी मुझे ये वाली गोली दे दें इतनी पोटेंसी के साथ, और मैं दूध के साथ खा लूं और सुबह उठूं तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो। इसका सॉफ्टवेयर एक इशू है, और सॉफ्टवेयर इशू इसका ये है, सोल्यूशन इसका ये है कि आप अपने आप को जिस दिन ये यकीन दिला लेंगे ना, आप ओवर थिंक पता कब करते हैं? ओवर थिंक आप उस दिन करना शुरू करते हैं जिस दिन आपको लगता है कि बहुत सारे जिंदगी के मामलात आप चला रहे हैं, या आप कर रहे हैं, या आपकी वजह से हो रहे हैं, या आपकी सलाहियतों की वजह से हो रहे हैं, या आप सही कर सकते हैं, आप गलत कर सकते हैं। जो काम हो रहा है ना इस दुनिया में, उसके करने में आपका किरदार 0.001% भी नहीं होता है। ये जो आपका उठना है, हाथों को हिलाना है, गुफ्तगू करना है, बात करना है, देखें मैं यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए घर से निकला, गाड़ी चलाकर यहाँ पर पहुंचा, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, गाने प्ले कर रहा हूँ, माइक का फेडर ऑन किया, बातें चल रही हैं। ये इस सारे होने में 0.01% भी नहीं है, 0.01% भी नहीं है। ये रीजन, मैं सांस खींच रहा हूँ, सांस दोबारा बाहर लेकर आ सकता हूँ या नहीं, कि जिस जात के हाथ में है, बेसिकली सारी चीज उस पर मुनस्सर है। मेरा गाड़ी में बैठ कर आना, मेरा यहाँ पर बैठना, आपके लिए बातें करना, मेरा उस बंदे से मिलना, वो सारी कहानी किस्सा आपके सामने पेश करना, आपके ज़हन में खाका बनाना, ये सब कुछ धरे का धरा रह जाए अगर वो कहे कि दैट्स इट, कट। ये दुनिया है ना, स्टेज की माने हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऊपर बैठे, सबसे बड़े प्रोड्यूसर ऊपर बैठा है। जिस दिन वो कहे कि कट, दैट्स इट, रोल एंड, खत्म, कहानी खत्म तुम्हारी। इस कहानी में, ये जो जिंदगी है, इस फिल्म में तुम्हारा किरदार खत्म, तुम्हारी कहानी खत्म, तुम्हारा रोल खत्म। आप कहते रहे कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है, नहीं मुझे अभी मेरी कहानी और है, नहीं मुझे अभी और डायलॉग बोलने हैं, मुझे अभी और किरदार निभाना है, वो कहेगा नहीं, दैट्स इट, कट।
सो बेसिकली जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है उसमें आपका किरदार तो है ही नहीं. उसमें किरदार बेसिकली उस प्रोड्यूसर का है जो कट कहता है और शूट कहता है, एक्शन कहता है. तो जब तक वो एक्शन कहे तो करते जाएं, जब वो कट कहे तो रुक जाएं. ओवर थिंकिंग तब होती है जब आपको लगता है कि जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं. जिस दिन आप अपने दिल को ये यकीन दिला लेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं. इंसान कभी भी प्रोसीजर के बारे में नहीं सोचता है. कभी जिंदगी में इंसान प्रोसीजर के बारे में नहीं सोचता है, रिजल्ट के बारे में सोचकर ओवर थिंकिंग करता है. तो जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि रिजल्ट्स आपके हाथ में है ही नहीं, ये भी मुमकिन है कि आप 100 में से 100% अपना दें और हार जाएं, और ये भी मुमकिन है कि आप 100 में से 10% दें और जीत जाएं. ये मुमकिन है, मैंने जिंदगी में होते देखा है. रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है. वो ऊपर से बैठकर अपनी हिकमत के मुताबिक चीजें तरतीब देता है, अपनी हिकमत के मुताबिक चीजों को आपके सामने आया करता है. बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं. अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में से बहुत सारे लोगों को निकालता है. क्यों? क्योंकि आप वो कन्वर्सेशन नहीं सुन रहे होते, अल्लाह सुन रहा होता है. सो अपने आप को, अपने दिल को ये यकीन दिलाएं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं. जिस दिन आपने अपने दिल को ये यकीन दिला दिया, आपको कहीं और किसी जगह पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वेल जनाब, एक न्यूज ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं. लौट कर आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं. मेरे साथ रहिए. आप सुन रहे हैं FM 101. मेरा नाम है ज़ीशान नासिर. रात की 11 बजे हैं. अस्सलाम वालेकुम. ये रेडियो पाकिस्तान है. शहरियार अहमद से खबरें सुनिए. अहम खबरों का खुलासा. निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने आज शाम दुबई में माहौलियाती इक़दाम से मुतअल्लिक़ आलमी सरबराह इजलास के मौके पर एस्टोनिया के अपने हम मनसब से मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से एस्टोनिया के साथ तिजारत, सरमायाकारी, आला तालीम और IT के शोबों में ताउन पर मबनी रवाबित कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की. पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन से कार्रवाइयाँ करने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौरी इक़दामात करे. इसराइली फौज ने आज जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद गजा में फिजाई हमलों और बमबारी में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए. भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में एक भारतीय तालिब इल्म की तरफ से गुस्ताखाना वीडियो पोस्ट करने के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल की गई. और अब खबरें तफसील के साथ. मिलने के नहीं नायाब, मिलने के नहीं नायाब, मिलने के नहीं नायाब. ताबीर है जिसकी हसरतों, ताबीर है जिसकी. तो खैर, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज में बताया कि मुझे समझ नहीं आती हैं चीज़ें. ऐसा नहीं है कि मैं ये टैक्टिक्स करता नहीं हूँ या मैं कोई बहुत महान आदमी हूँ. करता हूँ, जाहिर है करने पड़ते हैं ज़िंदगी में. जब आप दुनिया में निकलते हैं तो कोई पत्थर आपको लगता है, कोई पत्थर आप किसी को मारते हैं. ये मार्केट स्ट्रेटजीज होती हैं, समटाइम हम इस्तेमाल करते हैं. लेकिन मेरी बचपन से एक आदत रही है. स्कूल में मेरा जो दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, मैं अपना लंच उसको दे दिया करता था और पैसे अगर घर से ले जाता था तो उसको खिला दिया करता था. और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, कॉलेज में
यूनिवर्सिटी में तो खैर कॉलेज के आखिरी ईयर में मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया था, 2-3 जॉब्स ज्वाइन कर ली थी, तो टाइम नहीं था यूनिवर्सिटी में उस तरह। लेकिन मैं जिन-जिन लोगों से मोहब्बत करता हूँ, फिर सोचता नहीं हूँ उनके बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं फिर कैलकुलेटर लेकर उनके साथ नहीं बैठता कभी ज़िंदगी में। जिन लोगों को अपना दोस्त कह दूँ, जिन लोगों से मोहब्बत करूँ, प्यार कर लूँ, अपना कह दूँ, फिर मैं कभी ज़िंदगी में कैलकुलेटर लेकर उनके साथ नहीं बैठता कि मैं अगर यहाँ बैठने के इतने पैसे ले रहा हूँ, तो यहाँ बैठकर मुझे कितना मुनाफ़ा हो सकता है और क्या। कभी मैंने ये चीज़ नहीं सोची है। या मैं अपना थोड़ा-सा एटीट्यूड रखूँ, तो मेरा वो जो एक ऑरा बना हुआ है, जो मेरा इमेज बना हुआ है, वो बरकरार रहेगा, नहीं रखूँगा तो टूट जाएगा। मैंने कभी फिर ये चीज़ें नहीं सोची हैं ज़िंदगी में। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोगों ने उसके एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है। मतलब हमें वो चीज़ें पसंद नहीं भी होती हैं, लेकिन हम वो कर इसलिए रहे होते हैं क्योंकि लोगों ने उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और हमें अब उस एक्सपेक्टेशन को मीट करना है, उस स्टैंडर्ड को मीट करना है। उसमें फिर हम बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, या हमें लगता भी होता है कि हम गलत करें, लेकिन कर रहे होते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड मीट करना होता है। अक्सर आप कभी लोगों से मिलें, किसी मकाम पर पहुंच जाएं, तो वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं यार वो अच्छा, ओह यस 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 यस, इस तरह करते हैं। या आप फोन कर लें उनको कभी, तो जी कौन, पहचान लेते हैं, लेकिन फिर भी ओ अच्छा 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 अच्छा, जी 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 जी। तो वो ये होता है हमारे यहाँ। और इसका मैं फिर ये कहूँ कि दुनिया है, लोगों ने अगर स्टैंडर्ड सेट किए हैं तो किसी पॉलिसी के ऊपर ही किए होंगे, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही किए होंगे, और इसका फायदा भी होता है। बट कुछ लोगों में ना एक बिल्ट इन फॉल्ट होता है। सब लोगों में कुछ ना कुछ होता है, आप में भी होगा। अगर आपको नहीं पता तो जिंदगी किसी मकाम पर पता चल जाएगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। हम सब के अंदर ना कोई एक ऐसा डिफॉल्ट होता है, मेरे अंदर ये है, मुझे ये लगता है, जितना मैं अपने आप को देख पाया, मेरे अंदर ये फॉल्ट है कि मैं जिनको मैं दोस्त कह दूं या जिनको अपना कह दूं, फिर मैं नहीं बैठता कैलकुलेटर लेकर उनके साथ। और ये मैं सिर्फ पैसों के हवाले से बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट मनी, किसी भी हवाले से, इवन इमोशंस के हवाले से, मैं वहां पर हर चीज को माइनस कर देता हूँ। either the image I carry, either how much I get paid, or what kind of aura I carry with me, मैं हर चीज को माइनस कर देता हूँ। मैं आपको एक बड़े मजे की मिसाल देता हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि सम टाइम हम ये ऑरा कैरी करने के चक्कर में, या सम टाइम हम ये पर्सनैलिटी कैरी करने के चक्कर में, या स्टार पर्सनैलिटी कैरी करने के चक्कर में कितनी अमेजिंग चीजें मिस कर देते हैं। मैं आपको अभी एक बड़ी मजे की मिसाल देता हूँ। पिछले हफ्ते हुआ कुछ यूं कि मैं जिससे अपने बाल कटवाता हूँ, कमोबेश कोई 12-13 साल हो गए हैं मैं उनके पास ही जाता हूँ। अनटिल अनलेस मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं पर परफॉर्म कर रहा हूँ, इवेंट कर रहा हूँ, तो वो एक अलग बात है। इवन आप यकीन करें, सम टाइम मुझे पीआर भी आती है, स्पॉन्सर्स भी आते हैं, तो मैं वो नहीं लेता हूँ इस मामले पे कि यार मुफ्त के चक्कर में क्या फायदा, खराब भी ना हो जाए मामला। तो मैं, वो छोटी सी दुकान है उनकी, और मैं तकरीबन 10 साल हो गए, रेडियो नहीं भी करता था, उससे भी 2-3 साल पहले उन्हीं के पास जाना, कटिंग करानी। और आई थिंक आई वाज इन माय कॉलेज जबकि मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं पिछले हफ्ते निकला वहां से, तो मेरे सामने एक लड़का आया मेरे सामने। तो मैंने उसको जैसे ही देखा, तो उसने ना मेरे से नजरें चुरा ली, मतलब ऐसे जैसे आप देख के अनदेखा नहीं कर देते। तो लेकिन मैंने जैसे ही उसको देखा, मैंने उसको पहचान लिया, बल्कि मैंने उसको वहीं से आवाज की, मैंने कहा ओए यार तू, अरे यार तू तो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। बेसिकली वो लड़का था जो कि 14-15 साल पहले मैं मतलब जहां हम रहते थे वो वहीं पे रहता था, और मेरी उससे दोस्ती थी। और वो दोस्ती होती है ना कि आप बेस्ट फ्रेंड नहीं होते हैं, आप दोस्त भी नहीं होते हैं, आप बस वैसे ही आपकी उनसियत होती है। मतलब जो आप गुजरते हैं, 5-10 मिनट खड़े हो गए, 10-15 मिनट बात कर ली, कभी क्रिकेट साथ खेल ली, वो। बट अब मुझे थोड़ा समझ में आता है कि वो उस टाइम पर भी ना उसकी मेरे साथ एक थोड़ी सी उनसियत थी। और वो उनसियत ये थी कि अक्सर कभी मैंने अगर क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो उसने मेरे साथ आ जाना। मैंने अगर बैटिंग में आउट भी हो जाऊं, तो उसने कहना नहीं मेरी बैटिंग ईशान को ही दे दें। या कहीं पर हमने जाना, हमारे पास थोड़े पैसे होने, तो उसने मुझे चीज खिला देनी। मतलब गेटिंग माई पॉइंट। वो हम उस टाइम में बच्चे थे, मतलब ये बात मैं आपको उस टाइम की बता रहा हूँ जब मेरी उम्र 14-15 साल थी। उसमें हमें क्या समझ होती है मैथ्स की कि इसने खिलाया या मैंने खिलाया,
लेकिन उस टाइम ये चीज़ समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब इंसान जैसे-जैसे बड़ा होता है ना, तो उसको पता चलता है कि हम तो जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, हम तो गुलाम होते जाते हैं अपनी ख्वाहिशात के। तो उसके पास अगर ₹50 होने, तो उसने मुझे चिप्स खिला देने और उसने कहना कि नहीं, नहीं मुझे तो पसंद ही नहीं है। और मतलब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा हम एक कंप्यूटर शॉप पे गए, तो वहाँ पे ना हेडफ़ोन्स थे। कोई मेरे ख़्याल से ₹500-600 के। ये मैं आपको तकरीबन 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरे साथ था वो, तो मैंने वैसे ही वो हेडफ़ोन्स देखे और मैंने कहा यार कितने अच्छे हैं ना। मतलब अब इस ज़ीशान को आप अपने माइंड में ना रखिएगा। 15-16 साल पहले वाला ज़ीशान, जो एक 13-14 साल का एक लड़का, एक बच्चा, मैंने कहा यार कितने मज़े के हैं यार, मुझे बहुत पसंद आया यार, लेकिन पैसे नहीं है यार। चलो खैर मैं निकल आया वहाँ से। कैन यू बिलीव कि 3 से 4 दिन के बाद वो बंदा आया, वो बच्चा आया। मुझे नहीं पता, शायद अभी सुन भी रहा हो, और मुझे तो पता भी नहीं था कि वो सुनता है। अगर अभी सुन भी रहा है तो मैं ऑन एयर तुम्हारा थैंक यू करना चाहता हूँ। ऑन एयर थैंक यू करना चाहता हूँ तुम्हारा। तो वो 3-4 दिन बाद आया, तो उन्होंने बेल बजाई, तो अम्मी बाहर निकली, तो उसने कहा आंटी ज़ीशान को भेज दें। तो मम्मी को लगा शायद क्रिकेट वगैरह के लिए बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा जाओ। मैं खैर उसी वक्त स्कूल से आया था, मैंने फटाफट कपड़े तब्दील किए, भागा नीचे। तो जब मैं उसके पास गया, तो उसने ना अपने स्वेटर के नीचे वो छुपाया हुआ था, वो हेडफोन्स अपने स्वेटर के नीचे छुपाए हुए थे। तो उसने एकदम कहता है ये लो, ये तुम्हें पसंद है ना, तूने यही देखे थे ना। अच्छा, कसम से बस मुझे उस टाइम नहीं पता चला कि ठीक है, उसने ले दिए, थैंक यू यार। बल्कि वो दिल अंदर से वो एक बच्चा होता है ना, यार थैंक यू, फाइन यार, यार तुमने ले दी, अरे थैंक यू। वो एक खुशी थी कि यार मुझे वो चीज मिल गई। अब जिस स्टेज के ऊपर हूं ना मैं, नाउ आई एम एट सम पॉइंट वेयर आई एक्चुअली वांट टू गिव बैक समथिंग टू द पीपल हु मेड मी व्हाट आई एम टुडे। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप अक्सर रेडियो के ऊपर भी कॉज लेकर भी कर देते हैं, या ऑफ द एयर भी एंड ऑल दैट। पहली तो चीज मैं नहीं करता, अल्लाह ने जिससे काम लेना हो वो कर देता है। लेकिन मेरे अंदर इसकी सबसे एक बड़ी वजह ये है, अगर आप मेरी मोटिवेशन पूछते हैं ना, अक्सर हर बंदे की कोई ना कोई काम करने की मोटिवेशन होती है, तो मेरी मोटिवेशन इसके पीछे है ही सबसे बड़ी ये, जो मेरे साथ लोगों ने छोटे छोटे वाकयात किए। मैंने आपको बल्कि एक वो वाकया अपने दोस्त का बताया था जिसने मेरा इंटरनेट का बिल पे कर दिया था। तो खैर वो उसने मुझे हेडफोन्स दिए, मैं ऊपर आ गया। उस टाइम पे हम, ये उस दौर की बात मैं आपको बता रहा हूँ जब हम GTA वाइस सिटी खेला करते थे। अब बहुत सारे लोग शायद कनेक्ट कर पाए अगर किसी ने GTA वाइस सिटी खेली है, तो वो ये उस दौर की बात है। तो खैर मैं उस दिन निकला, तो उसके बाद खैर हम शिफ्ट हो गए, हमने सेक्टर चेंज कर लिया। मैं जो है रेडियो में आ गया। अल्लाह ने मामलात तब्दील कर दिए मेरी ज़िंदगी के, शब रोज़ तब्दील हो गए, मेरा रहन सहन तब्दील हो गया, मेरी ज़िंदगी का तरीका तब्दील हो गया। तो उस दिन जब मैं निकला, तो वो मेरे सामने खड़ा था, उसी और बिल्कुल उसी गेटअप में। आप यकीन करें, बिल्कुल उसी गेटअप में। अगर मुझे आप कहें ना कि 10 साल पीछे चले जाओ, तो ये लड़का, वो लड़का बिल्कुल उसी तरह था। बल्कि मैंने जैसे ही उसको देखा, उसने मुझे देख के ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने मुझे नहीं देखा। और उसने फिर मुझे बताया अभी कि शायद मुझे लगा कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे। मैंने उसको जैसे ही देखा, मैंने कहा ओए तू यार, तू तो बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये थोड़ी सी वैसे बदतहजीबी भी होती है, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। उस टाइम मैंने वैसे ही उसको हक कर लिया। मतलब वो खड़ा था, तो मैंने जाके उसको हक कर लिया। मैंने कहा यार तू तो वैसा ही है बिल्कुल यार, मतलब तू बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ, कैसा है तू, कैसा नहीं। तो ही सेड कि यार नहीं, वो असल में मुझे लगा कि तू पहचानेगा नहीं, इसलिए मैंने तुझे जो है वो सलाम नहीं किया। मैंने तुझे 1-2 दफा पहले भी देखा, मैं तुझसे मिलने लगा, फिर मैंने कहा नहीं अब तू कहाँ पहचानेगा मुझे, तो मैं इसलिए फिर तुझसे मिला नहीं, अल्लाह की कसम। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तू पागल हो गया है, मतलब क्यों नहीं पहचानूंगा, या क्यों बेवकूफ आदमी, तू दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है, हम बचपन में हम इकट्ठे रहा करते थे, क्या हो गया तुझे। तो मैंने उससे क्या कहा, मुझे निकलना था ना, तो उस टाइम पे तो मैंने उसको कहा कि जहां से मुझे रियल शॉक लगा, और जो मैंने आपको जहां से बात मैंने शुरू की ना, जहां से मैंने बात शुरू की ना, कि हम ये पर्सनैलिटी और ये ऑरा कैरी करने के चक्कर में हम कितनी अमेजिंग चीजें मिस करते हैं लाइफ में यार, कितनी अमेजिंग चीजें मिस कर जाते हैं लाइफ में। अब हुआ क्या, मैंने उसे कहा कि यार जिगर मैंने अभी निकलना है, लेकिन तू ऐसा कर, मेरा नंबर ले और मुझे ना कॉल कर, मुझे मिस कॉल दे दे। यू नो व्हाट ही सेड, यू नो व्हाट ही सेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नंबर है, मतलब मेरा मोबाइल नंबर है 05111000101, ये मेरा मोबाइल नंबर है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने उसे कहा यार ऐसा करो, मेरा नंबर लिखो और मुझे मैसेज करो, मैं सेव करता हूँ, मुझे कॉल करना, फिर इंशाल्लाह कहीं मिलते हैं, बैठते हैं। मैंने नंबर बताने के लिए उसको कहा 051
तो आगे से उसने पता क्या कहा, 11100101 ये नंबर है ना तुम्हारा। मतलब मेरा जो मोबाइल फोन का पर्सनल नंबर है वो उसको जुबानी याद था, क्योंकि मैंने नंबर नहीं तब्दील किया। जब से मैंने मोबाइल लिया है तब से मैंने कभी अभी तक नंबर तब्दील नहीं किया। तो उसको मेरा नंबर जुबानी याद था। आई लिटरली गॉट शॉक्ड कि यार एक बंदे से आपकी 12 साल 15 साल मेरे ख्याल से 14 साल बाद गालिबन शायद उस दिन मुलाकात हुई, 13-14 साल के बाद, 14 साल के बाद आपकी किसी शख्स से मुलाकात हो रही है और उसको आपका नंबर जुबानी याद है। तो फिर उसके बाद जो बात हुई मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई इस पे। तो उसने कहा मुझे तुम्हारा नंबर जुबानी याद है लेकिन तुमने मेरा नंबर ब्लॉक पे लगाया हुआ है। तो मैंने कहा नहीं यार मैंने ब्लॉक पे नहीं लगाया होगा, तुम बताओ मुझे। वो उसने खैर मुझे नंबर बताया। तो जब मैंने नंबर अपने फोन में डाल के कॉल मतलब प्रेस किया तो वाकई ब्लॉक में था। ब्लॉक में इसलिए था क्योंकि उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ था कि तंग कर रहा है। मतलब होता क्या है अमूमी तौर पर कि लोग अब कहीं ना कहीं से नंबर ले लेते हैं, तो कॉल करते हैं ना, तो वो अगर मैं काट भी दूं तो दोबारा से कॉल करते हैं, डिस्कनेक्ट करूं फिर कॉल करते हैं। तो और अक्सर यकीन करें कभी मैं फ्री हूं मैं कॉल पिक कर लूं, अक्सर अगर किसी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं बहुत अच्छी तरह बात करता हूँ, बहुत एहतराम से, बहुत अदब, बहुत मोहब्बत के साथ बात करता हूँ और खत्म हो जाती बात, दैट्स इट। मुझे गुस्सा उससे आता है कि जो लोग फोन करते हैं और फिर बात नहीं करते हैं, या बात नहीं हो रही ठीक है फाइन लेकिन बात भी नहीं करनी और कॉल भी करते हैं। तो वो मेरा ख्याल से यही कर रहा था कि वो कॉल कर रहा था और जैसे उसने कहा कि मुझे लगा कि पता नहीं पहचानोगे या नहीं पहचानोगे, उसने एक दफा की, 2 दफा की, मैं कहीं स्टेज पर हूंगा तो मैंने वो नंबर सेव करके तंग कर रहा है करके ब्लॉक कर दिया। तो खैर मैंने उसको उसी टाइम पर अनब्लॉक किया और मैंने आज उसको फोन किया। आई विश कि मैं मेरे पास अगर रिकॉर्डिंग होती तो मैं शेयर जरूर करता, तो और उसका कंसेंट होता तब करता। लेकिन मैंने जो है वो कॉल पिक की, तो मैंने कॉल खुद की उसको, बल्कि ना मुझे अचानक आज याद आया कि मैंने कहा यार आज मैंने जाना था बिकॉज कल मुझे ट्रैवल करना है टुवर्ड्स लाहौर एंड देन फिर फैसलाबाद एंड देन फिर मुल्तान। यू नो एक तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा आप सभी लोग, अल्लाह ताला आप सबको भी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, मुझे भी सेहत और इस्तिकामत और ताकत दे। आई विल बी ट्रैवलिंग टू लाहौर टुमारो एंड देन उसके बाद फैसलाबाद एंड देन नेक्स्ट डे मुल्तान, 3 दिन। तो मुझे जाना था वहाँ पे अपने बार्बर के पास। मैंने कहा यार मैं मैंने उसको फोन किया तो ही वाज लाइक अरे मुझे यकीन नहीं आ रहा तूने किया यार, मुझे यकीन। तो वो कॉल जब खत्म हुई तो उसके बाद उसका एक मैसेज आया मुझे, लव यू ब्रो का। सो जिंदगी बहुत मजे की है यार, हम ना बहुत सारी चीजें मिस करता है ऑरा कैरी करने के चक्कर में। हाँ मैं ये मानता हूँ कि इसका नुकसान भी मुझे होता है समटाइम। मुझे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, सभी को होता होगा, आप सभी रिलेट कर रहे होंगे ना जो मैं बात कर रहा हूँ। होता है नुकसान, समटाइम लोग फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, समटाइम लोग इजी ले लेते हैं, समटाइम लोग आपके म्यार को नहीं समझ पा रहे होते हैं। लेकिन फायदा भी होता है यार, आप जिंदगी में बहुत सारी चीजों को ना बहुत सारी चीजों को मिस नहीं करते हैं फिर। और शायद यही राज भी है इंसान का, और यही पर्दे में जो अल्लाह ने मामला रखा है, शायद इसी वजह से ही रखा है। खैर आई रियली वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद यू बिकॉज ये चीज एक ऐसी थी जो कि ये ऐसे छोटे छोटे वाकयात होते हैं जो इंसान को जिंदा रखते हैं अंदर। जब आपका ये बिलीव खत्म होना शुरू होता है ना, इंसान है ना हम, कोई फरिश्ते तो है नहीं, हम इंसान हैं। इंसान के दिल में ये आता है, देख तुझे मैंने कहा था ना कि ना इतना क्लोज जा, तुझे मैंने कहा था ना ना इतना इजी होने दे किसी को, मैंने कहा था ना कि ना इतने अपने मामलात को इजी कर, तुझे मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा रिजर्व ही रहे। अब देख ऐसा हो रहा है ना तेरे साथ, वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना, वो इजी ले रहे हैं। और जब एक अचानक ऐसा वाकया होता है ना आपके साथ, तो आपका फेथ रिस्टोर हो जाता है, आपका जो ईमान है ना इन चीजों पे वो रिस्टोर हो जाता है, वो दोबारा से फिल हो जाता है और फिर आप रेडी हो जाते हैं कि लेट्स डू इट इन दैट वे।
जाना हो जाए, यहाँ होना ना होना है और होना अपना वादा वफा करते हैं। याद है ना मैंने क्या वादा किया था? इस गाने के साथ साथ वादा वफा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अर्श का पाया मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें इंस्टाग्राम पे तो जाकर ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26। मेरी यहाँ पे जाकर आप अभी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके अभी मैसेजेस पढ़ रहा हूँ बराह रास्त प्रोग्राम के अंदर। पर हम निजामे आलम बाला ना हो जाए, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है। हाँ जनाब, here we go। इस गाने के साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप लोगों के मैसेजेस फ्रॉम द इंस्टाग्राम एंड इवन 4471 वाले भी और फेसबुक वाले भी। Here we go, hit after hit, one after another। That's how I play music, that's how I mix music, should I say play with the music। हमारे एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटर हैं इमरान अली मानी। उनकी फिल्म विसल से गाना विसल बजा दी से उस गाने के साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस शामिल करता है। Let's vibe on it, let's vibe on it। मिल के वाइब करते हैं इस गाने में। He'll be watching you, he'll be smiling at you, exactly।
किसी चमेली हमारे साथ है, दिस इज माहीन हमारे साथ है। बस जी, बड़ा होना पड़ता है ना, क्या करें। सुगरा चौधरी हमारे साथ हैं, युसरा किरण हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाब मौला अली हमारे साथ हैं, जूनी हमारे साथ हैं, राबिया हमारे साथ हैं, मुसैफरा नासिर बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लाम वालेकुम अस्सलाम। गुफरान हसन हमारे साथ मौजूद हैं, शाहजादी हमारे साथ हैं, सिदरे हमारे साथ मौजूद हैं, शहरबानो हमारे साथ हैं, एमन हमारे साथ हैं, तंजीला नौरीन हमारे साथ हैं, आयशा सद्दीका हमारे साथ हैं, सना इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ कौन है, आयशा आरिफ हमारे साथ हैं, निमरा हसन हमारे साथ मौजूद हैं, रिदा हमारे साथ है, ओके, और हलीमा हमारे साथ है, मोहम्मद मुनीब हमारे साथ है, मारिया हमारे साथ है, ईमान अंजुम हमारे साथ मौजूद है, हाजरा अली हमारे साथ है, मरियम जट हमारे साथ है, और खतीजा आरिफ हमारे साथ है, निमरा हमारे साथ है, सलीना हमारे साथ हैं, कायनात खान हमारे साथ मौजूद हैं, एज चौधरी हमारे साथ हैं, लारेब नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बिकॉज मैंने पहले भी देखा फेसबुक के ऊपर इस तरह की कुछ बात होते हुए लोग बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, मोहब्बत में ही करते हैं, ज़ाहिर है अपने दिल में दर्द होता है तो ही करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ में आए बात तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम के साथ समझ में आ जाती हैं चीज़ें बड़े होकर। अल्लाह का निज़ाम ना इंसान के निज़ाम जैसा नहीं होता। इंसान के निज़ाम और अल्लाह के निज़ाम में फ़र्क ये है कि इंसान किसी चीज़ को भूलता नहीं है, बार बार इंसान एक जज करता है उसको एक चीज़ पर। अगर हम किसी को माफ़ भी कर दें ना, या हम कोई हमारे तक पहुंच जाए, अब इसको ज़रा मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप समझेंगे मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर रहा हूँ, कि अगर हम तक कोई बंदा पहुंच जाए ना, तो हम उसको कह भी दें चलो ठीक है तुम्हारी गलती थी, जो भी था तुम्हें मैंने माफ़ किया, ठीक है अब जाओ। लेकिन इंसान नहीं भूलता, इंसान उसको कोई ना कहीं फिर ताना दे देता है कि देखो तुमने वो गलती की थी ना। अल्लाह का निज़ाम हमारे जैसा नहीं है। हम, जाहिर है मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि इंसान सोचता है अपने माइंड के साथ ना, वो अपनी फितरत को सामने रखते हुए चीज़ें सोचता है। अल्लाह का निज़ाम ऐसा नहीं है। जब अल्लाह के हजूर कोई चला गया और अल्लाह के साथ उसका मामला हो गया, तो फिर ऐसा नहीं है कि अल्लाह कहेंगे कि चलो अच्छा आज मैंने तुम्हें कर दिया, उसके बाद दोबारा कहें अच्छा नहीं देखो तुमने पहले ही किया था। इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट हैपनिंग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब अल्लाह के पास किसी का मामला पहुंच गया, तो पीछे फिर जो मर्जी हो रहा है वो उसका, अनटिल और अनलेस कोई अल्लाह माफ करे कोई बहुत ही बड़ी चीज आपने किसी का हक मारा हुआ है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज उससे ज़ात से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जो कि दूसरों को नुकसान नहीं दे रही है, चाहे अल्लाह का कोई उसमें जो है वो हुक्म थोड़ा सा 19-20 हुआ भी हो, लेकिन अगर इंसान को कहीं दुख नहीं हुआ है या उसका हक नहीं मारा है, तो अगर अल्लाह ने बख्शिश कर दी है तो ऐसा नहीं है कि बाद में अल्लाह दोबारा उसको यूं कहते रहे जैसे इंसान कहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो सबसे पहले तो इस चीज को जहन से निकालें। मैं अक्सर देखता हूँ कि अजाब होगा, ऐसा होगा, वैसा, तो पहले तो प्लीज थोड़ा सा अल्फाज जरा नरम इस्तेमाल किया करें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर। हाँ, एक चीज ऐसी है जिससे तकलीफ पहुंचती है जानने वाले को। ये बात मैं बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, बड़े आपके साथ मोहब्बत के साथ और बड़ी अमानतन आपके साथ ही कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, कि एक चीज से जरूर तकलीफ पहुंचती है जानने वाले को। वो चीज ये होती है कि दुनिया में अगर उसने कुछ आपको नहीं बताया ना, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, अगर दुनिया में उसने आपको कुछ नहीं बताया और उसके जाने के बाद आपको पता चल गया है, तो बस छोड़ दें, उसको डिस्कस ना करें, उस बात को, उस बात की टो में ना लगे रहें। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि टो में मत लगे रहो लोगों के, ये अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। और फिर देखें, कोई शख्स अगर ऐसी चीज है जो कि आपको उसके जाने के बाद पता चली है, कोई भी शख्स जब इस दुनिया से चला गया और आपको तब पता चली है जब वो इस दुनिया में नहीं है और उसने आपको रहते हुए नहीं बताई, जबकि उसके पास बहुत सारे मौके थे आपको बताने के, तो इट मीन्स कि वो नहीं चाहता था कि वो आपको बताए, और ये उसका हक था। ये हर इंसान का हक है, हर इंसान का हक है कि वो क्या चीज शेयर करना चाहे और क्या चीज शेयर ना करना चाहे। तो अगर उसने कुछ ऐसा है, कोई भी शख्स जो इस दुनिया से चला गया है और उसने कुछ ऐसा है जो आपके साथ शेयर नहीं किया और आपको उसके जाने के बाद पता चला है, तो इसमें उस चीज को ढका ही रहने दें, उसको छुपा ही रहने दें, उसको डिस्कस ना किया करना ही बेहतर है। उसको डिस्कस करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में नहीं चाहता था कि वो डिस्कस हो ना। तो जब वो दुनिया में नहीं है और फिर आप उसको डिस्कस करेंगे तो यकीनी तौर पर उसको बुरा ही लगेगा ना।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई रिक्वेस्ट यू, अगर कुछ नहीं बताया आपको किसी ने और पता चल ही गया है तो जस्ट स्टॉप टॉकिंग, जस्ट रिलैक्स. मुझे इमरान की पोइट्री वैसे ओवरऑल जितनी अब मैंने पढ़ी है पिछले कोई 1 डेढ़ हफ्ते में, उनमें बहुत सारे जो कलाम है बड़े मज़े के हैं, बड़ी अच्छी शायरी है, हम उनको गाए बगाए प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे. लेकिन उसका एक शेर बड़ा मुझे पसंद है, और वो पहले भी बड़ा पसंद था, अभी भी बड़ा पसंद है, एंड दैट वाज बड़ा डीप है. तू मेरा वक्ते ज़वाल था, तू मेरा वक्ते ज़वाल था, उफ़ मगर कमाल था. उम्मीद है कि आप समझे होंगे और मेरी बात को आपने समझा होगा. इसके ऊपर गौर ज़रूर कीजिएगा. जिस चीज़ से तकलीफ़ होती है वो मैंने आपको बता दी है. बाकी इंसान अपनी फ़ितरत से सोचता है वो मत सोचें. अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है. बड़े बड़ी ज़ात है वो जैसे हम हैं वैसे नहीं सोचती हैं चीज़ें. हाँ, बहरहाल पर्सनल लेवल पे जिस चीज़ से तकलीफ़ हो सकती है वो मैंने आपको बताई, और वो ओवरऑल मैंने बात की है कि अगर कोई चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई तो वो नहीं चाहता था कि आपको पता चले, और ये उसका हक था कि ना पता चले आपको. तो अगर आपको उसके जाने के बाद पता चल गई है तो डोंट डिस्कस इट, डोंट टॉक अबाउट इट. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. इसमें हैरान भी ना हो, बहुत सारे लोग करते हैं ये, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारे लोग सीक्रेट्स रखते हैं अपने. सो व्हाट अबाउट इट, नो इश्यूज एट ऑल. इससे बिल्कुल ये साबित नहीं होता कि कोई शख्स अच्छा था या बुरा था इस मामले में. नो, नॉट एट ऑल. मुझसे ना पिछले प्रोग्राम के बाद जो मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था उसमें, चलें इसको मैं थोड़ा सा ओपन अप भी कर दूंगा आपके लिए. ओपन अप इस सेंस में कि लास्ट प्रोग्राम के बाद ना मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या बात है, बड़ा दिल है, बड़ा ज़र्फ. नो, इट्स नॉट लाइक दिस, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. ना इसलिए कि मेरा बड़ा ज़र्फ है, ना ये वाह वाह, या नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. मेरी ज़िंदगी में कभी कोई काम किया ही नहीं है जब तक मैं उसमें बिलीव ना करता हूँ. मैंने कभी कोई चीज़ फैब्रिकेशन के साथ नहीं की, और शायद अल्लाह ने जो थोड़ी बरकत डाली इसमें, अपनी रहमत शामिल की, जिसके तोहफे में मुझे आप सब लोग मिले, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मैंने फैब्रिकेशन नहीं की ज़िंदगी में. जो चीज़ जिस तरह हुई वो करता है, एज इट इज़ आपके सामने रखी. तो फैब्रिकेशन के साथ मैंने कभी नहीं की, और ना मैंने इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कि हाँ ये चीज़. बहुत सारे लोगों ने कहा कि डेवलप कैसे करें. डेवलप ऐसे की जा सकती है कि असल में हमारा प्रॉब्लम पता क्या रहा है. हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने कायनात के सबसे बड़े खजानों को कैद कर दिया, लिमिटेड कर दिया, मुहीत कर दिया एक खास सर्कल के अंदर. हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इस्लामिक पर्सनैलिटी
की हद तक महदूद करके बस वही चीज़ें उनसे सीखने या समझने की कोशिश की। वो तो दूसरी राय है ही नहीं ना, मतलब वो तो ही इज़ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लीडर ऑफ द प्रॉफिट्स। लेकिन इससे हटकर उनकी एक जो लाइफ है ना, जो पर्सनैलिटी है, वो पढ़नी बड़ी ज़रूरी है, वो जाननी बड़ी ज़रूरी है, वो किरदार समझना बड़ा ज़रूरी है। वो कुछ मुख्तलिफ है। मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जंग है, यानी कि जब मक्का फतह हो रहा है, जंग ही है ना, लड़ाई है, कब्जा किया जा रहा है। इतनी आसानी से तो कोई शहर अपना छोड़ता नहीं है, तो जाहिर है शहर फतह किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की जिम्मेदारी लगा देते हैं कि ये यहाँ पर जो कुतिया है उसने बच्चे दिए हुए हैं, तो कोई किसी का पाँव ना आ जाए उसके ऊपर, तो आप यहाँ रुक जाइए। कोई आए तो मतलब ध्यान कीजिएगा कि किसी का भगदड़ में किसी का पाँव इसके बच्चों पर ना आ जाए। किरदार ऐसा है कि सारा ज़माना किसी औरत की बात नहीं सुन रहा, वो ज़हनी तवाज़ुन अपना ख़राब कर बैठी है, लेकिन धूप में खड़े होकर उसकी बात सुन रहे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं। फिर सहाबा फरमा रहे हैं कि आप क्यों सुन रहे थे उसकी बात? हमारी जानें आप पर कुर्बान, आप गर्मी में थे, आप मुश्किल में थे, तो हमें दर्द हो रहा था, हमें तकलीफ हो रही थी, आप क्यों सुन रहे थे उसकी बात? कोई नहीं सुनता है उसकी बात। आप जानते हैं कि वो कोई ऐसी खातिर ख्वाह बात भी नहीं कर रही थी, कोई नहीं सुनता उसकी। तो किरदार ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पूरा शहर नहीं सुनता तो मैं भी ना सुनूं। एंड मूविंग फॉरवर्ड, हम फिर बात वही है कि मैं अक्सर वो कहता हूँ ना कि घर पे लगाएं ना लगाएं, दिल पर अलम लगाना बड़ा ज़रूरी है। नारा लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन नारे का मज़ा तब है जब उस नारे की गूंज सिर्फ आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपकी मजलिस, आपकी महफिल तक महदूद ना हो, आपके किरदार से गूंजती रहे। वो आप नारा ना भी लगाएं तो आपके किरदार से पता चल रहा हो कि ये गूंज है। मैं फिर जुमला रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। आपका किरदार ऐसा हो ना कि आप चल रहे हो, बात कर रहे हो, बैठे हुए हो, तो आपका जिस्म उस नारे से गूंज रहा हो। आपकी जुबान खामोश है, आप नारा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप बैठे हुए हैं, जो आपको देख रहा है वो उस गूंज को देख रहा है, गूंज को सुन रहा है। आप चल रहे हैं तो आपके कदमों की जो चाप है, जो आपके कदमों की आवाज़ है, वो उससे नारा गूंज रहा है। आप गुफ्तगू करने लगे हैं, आपका अंदाज है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं किसी को। आपका जब किरदार नारा बुलंद करना शुरू करता है, फिर आपको सिर्फ महज नारों की जरूरत नहीं पड़ती, वरना सिर्फ महज नारे रह जाते हैं। वो अख्तर उस्मान साहब का क्या खूबसूरत शेर है। वो कहते हैं कि दिल से तो कहते हो लब्बैक हुसैना, दिल से तो कहते हो लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता? मुंह से तो कहते हो लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता? कहते हो उसवे शबीर पर कायम, शबीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लक़ब है। कहते हो उसवे शबीर पर कायम, फिर दरबार में खुद क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? सो महज नारों तक जब बात रह जाए तो बस फिर यही होता है कि कहते तो हो कि उसवाए शबीर पर हो कायम, फिर दरबार में खुद क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? मुंह से तो कहते हो लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता? सो जब वो आपके अंदर रच बस जाती है ना, रच बस जाती है, जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब ने लिखा था कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम बेयकीन लोगों को नाम हैदर से रब्त क्यों है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम बेयकीन लोगों को नाम हैदर से रब्त क्यों है। शजी जाने की शुजात का राज क्या था, खैबर व फतह के फतह मंदी का राज क्या था, हकीम जाने वो हिकमत के कौन से राजों से आशना था। मुझे तो बस ये पता है कि वो मेरे मौला की खुशबुओं में रचा बसा था, वो मेरे मौला की खुशबुओं में रचा बसा था, वो मैदान में लहू लुहान हो रहा था तो मेरे मौला की खातिर। सो इसलिए इवन आप मूव फॉरवर्ड करें, हम नारा बुलंद करते हैं ना इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप मूव फॉरवर्ड करें इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखें, आप उनकी जरा पर्सनैलिटी पढ़ें, आप यकीन करें। आई वाज लिसनिंग एंड रीडिंग द अदर डे, किरदार की सिर्फ एक मिसाल। वैसे तो मैं गुफ्तगू करने जाऊं तो हम सुबह तक भी लगे रहे हैं, तो 1% क्या 0.01% का भी 0.01% का हक भी नहीं अदा हो पाएगा, लेकिन जस्ट एक मिसाल में रख के आपके सामने आगे बढ़ रहा हूँ कि
किरदार चेक करें। कोई घर यतीम हो गया, कोई बच्चा यतीम हो गया, इमाम अली अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंची, किसी का वालिद नहीं रहा या किसी की वालदा नहीं रहा, किसी का अपना नहीं रहा, वो बच्चा यतीम हो गया, मस्कीन हो गया, तन्हा हो गया, अकेला हो गया, उदास हो गया, दुखी हो गया, बेसहारा हो गया, रंजो अलम में मुब्तला हो गया। उसके पास गए, उसके पास बैठे रहे और तब तक नहीं उठे उसके पास से जब तक वो बच्चा मुस्कुरा नहीं दिया। सो बात ये है, चढ़ते सूरज में भी आप अगर अंधेरा अंधेरा करते रहें तो इसका हल किसी के पास मौजूद नहीं है। खबर आप तक पहुंच गई, फैसला आप तक पहुंच गया, फैसला सुना दिया। मैंने नहीं, किसी जिक्र करने वाले ने नहीं, किसी पीर बाबे ने नहीं, किसी आम आदमी ने नहीं, उसने जिसकी वजह से आपकी और मेरी इज्जत है। याद रखिएगा, इज्जत इस कायनात में जिसकी भी हो, अंबिया कराम की हो, साहबा कराम की हो, आले बैत की हो, पीरों फकीरों की हो, औलिया कराम की हो, हत्ता कि आपकी और मेरी भी हो, है सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की वजह से, उनकी वजह से। फैसला तो सुना दिया है। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुम्मे की रात 10 से 12 और हर हफ्ते की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। अभी प्रोग्राम में साइन आउट करने से पहले आपके मैसेजेस फ्रॉम इंस्टाग्राम में शामिल करके जाऊंगा। ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26 ये एग्जैक्ट इंस्टा हैंडल है। आप यहाँ पर जाएंगे तो आप मुझे
बरसरे मिंबर आया, वो अकेला था मगर सूरत लश्कर आया। संभाले तो को रसन शान किरदगार आई, संभाले तो को रसन शान किरदगार आई, इमाम आए के मिंबर पे जुल्फिकार आई। आहा, संभालो तो के रसन शान किरदगार आई, इमाम आए के मिंबर पे जुल्फिकार आई। अब about today's show, मेरा नाम ज़ीशान नासिर है और आप सुन रहे थे FM 101 चैनल पाकिस्तान, प्रोग्राम शब गप। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहें तो आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं प्रोग्राम करता हूँ जुम्मे की रात 10 से 12 और हफ्ते की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। आप सोशल मीडिया पे ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26, दैट इज माय एग्जैक्ट इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, इवन ऑन फेसबुक। अगर आप ज़ीशान नासिर लिखेंगे मेरा फैन पेज मिल जाएगा, वहां पर जाके थ्रू मैसेज मुझे आप अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कमजर्फ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के। ये गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो जरूर मांगिए। खुश नसीब है वो आंख जो गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद न यार दामन दूहा जहाना दाओ साडा जामन, वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हक मौजूद, सदा 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 मौजूद। प्रोग्राम करते हुए कोई बात जो आपकी समातों पर गिरा गुजरी हो मुझे माफ कर दीजिएगा। अपना
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और खुश रहें, आबाद रहें। कोशिश करें चीज़ों को जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखें, एक दूसरे को समझें। इंसान पैदाइशी तौर पर बुरा नहीं होता, पैदाइशी तौर पर अच्छा नहीं होता। हालात उसको अच्छाई भी करवाते हैं और बुराई भी करवाते हैं। सो लोगों को माफ़ करना सीखें, माफ़ नहीं कर सकते तो बचना सीखें और अल्लाह से रहमत मांगते रहें। सो मुझे इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ज़ीशान नासिर, साइंस आउट। हक मौजूद, सदा 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 मौजूद। अल्लाह हक, पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।
बन्ने नावी साया बेड़िया बन्ने नावी साया ये खुलना किधरे जामी साया तो कामी साया